समझ नहीं आई, सॉरी। हाँ श्योर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए, मैंने जैसा पहले भी कहा था, हम लोग डायरेक्ट चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात, जैसा कल भी मैंने जब वो स्केच दिखा रहा था कि चैप्टर 2 टू चैप्टर 9 या 10 भी डाले एजेंसी भी, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा है। ये इनफैक्ट एक्ट एक ही है, आसानी के लिए स्प्लिट कर दिया गया है, आपकी आसानी के लिए चैप्टर वाइज स्प्लिट कर दिया गया। वरना अगर बेयर एक्ट में से बात करोगे तो ये एक एक्ट है सिंपल, जिसमें सारी गाइडलाइंस मौजूद हैं कॉन्ट्रैक्ट से रेलेवेंट। क्या बात समझ आ गई? अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें मैं बताते हुए चला करूंगा। देखो, हमने कल भी, और उसका भी इस चैप्टर से कोई ताल्लुक नहीं होगा, सिर्फ कुछ टर्मिनोलॉजीज या जार्गन्स ऐसे जिनसे थोड़ा सा हमारा वास्ता पड़ता रहना है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वो मैं थोड़े थोड़े साथ साथ बताता रहूंगा, उनका कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा, एक्ट की बात करें अगर, और एक दो वर्ड यूज होते हैं, ऑर्डिनेंस। बस अभी इतना समझ लें कि आपका लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है उसके अंदर कौन लॉ बनाता है जी? पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ठीक है। मैंने कल शायद वर्ड बोला भी था, पार्लियामेंट में बैठे बांदरों के हाथों में हमने माचिस दी हुई है और वो जंगल जला रहे हैं, अपनी मर्जी के लॉज बना रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। एक पूरा प्रोसेस है, हमारे चैप्टर 1 के अंदर ये शामिल है, लेकिन अभी चैप्टर 1 चूंकि नहीं पढ़ाना मैंने, बहुत बोरिंग सा है, तो इसलिए पास ऑन किया। और अगर सपोज पार्लियामेंट सेशन में ना हो, असेंबली सेशंस में ना हो, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को बहुत जोर का लॉ आया हो, तो फिर वो भी बना सकता है, दैट विल बी कॉल्ड ऑर्डिनेंस। तो ये प्रेसिडेंट की पावर है। ठीक है जी। सो हम जब ये वर्ड यूज करते हैं एक्ट या ऑर्डिनेंस, सो ये इसी वजह से आपके सामने आता है कि ये इसे प्रोमulgate किसने किया है, इसे बनाया किसने है, ठीक है जी, इसका प्रोसेस क्या था। जैसा अगर आप अभी जो पढ़ोगे इंशाल्लाह कैफ 7 में, वो कंपनीज एक्ट है, जबकि इससे थोड़ा सा पहले जो कंपनीज एक्ट से पहले तो क्या था, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। सो प्रेसिडेंट ने प्रोमulgate किया था, लेकिन उसको प्रेसिडेंट पावर्स थी। अब तो प्रेसिडेंट हमारे ख्याल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है जी, बेचारा एक पपेट है बेचारा, ठीक है, पावर्स नहीं है ना, पावर्स सारी किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर का, पीएम के पास है। ये तो समझ आती है ना थोड़ी थोड़ी? हाँ, ठीक हो गया, बेहतरीन। सो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने जा रहे हैं और ये डील करेगा कॉन्ट्रैक्ट से, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से। इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज समझाऊं कि आपका लॉ बनता क्यों है, बनाया क्यों जाता है वैसे? किसके लिए? रेपुटेशन के लिए, रेगुलेशन के लिए। ओके, अच्छा। मैं इसको बल्कि आसान लफ्जों में एक दफा समझा देता हूँ लॉ को। हम वो एक जुमला है ना, पंजाबी का मुहावरा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लॉ इंप्लीमेंट किया जाता है बिहेवियर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। जिस फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बहुत एथिकल आवाम देखनी है, तो एक दफा लाइट जाए सिग्नल की, ठीक है, क्या करते हैं? इधर उधर देखते हैं, हत्थे तो नहीं आएंगे वार्डन के और शूटर, ऐसे ही है। कोई किसी का ख्याल नहीं करता कि किसकी बारी चल रही थी, लाइट गई, ठीक है, ऐसा ही है ना। और सिग्नल्स पे अगर वार्डन ना हो और पता हो आपको, तो तब भी हम में से कुछ बहुत अच्छे एथिकल सिटीजन्स हैं, और एक निकलने की देर है, दूसरा इशारा देखता ही नहीं, दूसरा कहता है ये निकल गया, हलाल है मेरे लिए भी, ऐसे ही है ना। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि हमने थ्रू पनिशमेंट पहले तो लॉ बनाया कि अपने बिहेवियर स्टैंडर्डाइज करो, रेड मीन टू स्टॉप, यू हैव टू अबाइड दिस रेगुलेशन, और अगर आपने ना किया तो आगे एक अंकल खड़े होंगे जो तुम्हें प्यार से रोकेंगे और तुम्हें एक चालान, एक लव लेटर देंगे जो आपको जमा करवाना है। अब तो बड़ी फैसिलिटेट करते हैं, अब किसी का रिसेंट चालान हुआ, बड़ा फैसिलिटेट करते हैं। आप सर आपका जैस कैश है, मैं अभी करवा देता हूँ, दिखाएं, करें टाइप, आपसे उधर ही पे करवाता है आपसे जैस कैश, फिर आपको कहता है सर अब आप जाएं, कहाँ आप खज्जल होंगे। बाकी पहले बड़ा अजीब सा था, आप बैंक जाओ, जमा करो, जो भी। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉ बना क्यों? बिहेवियर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ताकि लोगों को बताया गया ये रेगुलेशन है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, इनको फॉलो करना, और जो नहीं करेगा उसकी ऐसी की ऐसे ही जी। लॉ ना दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं इसको, द वन इज सिविल लॉ, द अदर वन इज
क्रिमिनल लॉ। मैंने सिर्फ एडजेक्टिव ऐड किए हैं, 2 एडजेक्टिव जी। एक्ट और ऑर्डिनेंस ये दोनों मस्ट ऑब्लिगेटरी। मस्ट ऑब्लिगेटरी मतलब ये लाजमी होता है कि या ज़्यादा ये होता है कि ये लाजमी, ऑर्डिनेंस ज़्यादा लाजमी है और एक्ट कम है। नहीं बेटे, दोनों की पावर, दोनों लॉ हैं, दोनों की पावर सेम है, जो लिखा है मानना पड़ेगा, सिर्फ फर्क है बनाने वाले का। बनाया किसने है, किसने पावर का इस्तेमाल किया है? पार्लियामेंट ने पावर का इस्तेमाल किया या ऑर्डिनेंस ने? चलो अब इस क्वेश्चन से एक छोटी सी बात समझा देता हूं यहीं पे, हालांकि इसका कोई तुक नहीं है यहाँ पे अभी समझने का। अगर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास जाना ही जाना है, और अगर प्रेसिडेंट लॉ बनाएगा, ऑर्डिनेंस बनाएगा, अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट के पास आना ही आना है। सो सब इन्वॉल्व हैं इन द डिसीजन मेकिंग। डिवाइड क्यों किया? पावर जिसने एक्सरसाइज किया तो जरा डिफरेंशिएट कर दिया, इससे ज्यादा क्या रीजन चाहिए? पता लग रहा है ना, ऑर्डिनेंस वो प्रेसिडेंट ने बनाया, वो एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया, इनिशिएट पार्लियामेंट ने किया, हालांकि सब इन्वॉल्व है, लेकिन टाइम लाइन है ना, अभी सेशन में नहीं है असेंबली, प्रेसिडेंट ने बना लिया लॉ, तो प्रेसिडेंट अप्रूव करवाएगा, उसको टाइम दे दिया 120 दिन है, करा ले। अब 120 दिन बहुत टाइम है, 4 महीने का, सेशन में आ जाएगी तो करवा ले, किसी वक्त भी करवा ले अप्रूवल। नहीं करवाता तो ऑर्डिनेंस रिपील्ड गया। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ रही है थोड़ी सी? ये मैंने बहुत आगे की बात बता दी, हालांकि जरूरत नहीं थी इसकी, अभी सिर्फ समझाया इसकी बात से ये कि दोनों की पावर्स में कोई फर्क नहीं है, बनाने वाले का डिफरेंस है, बनाया किसने है। ठीक है जी, चल सकते हैं आगे। क्रिमिनल और सिविल लॉ। सिविल है बिटवीन 2 पर्सन, क्रिमिनल है जब आप स्टेट के साथ पंगा करोगे, स्टेट के बनाए हुए असूलों के खिलाफ जाओगे, ऐसे एक्शन करोगे जो फॉरबिडन बाय लॉ है, जिसे लॉ ने मना किया, जिस तरह सिग्नल, जिस तरह और कोई पुठे पुठे काम बताओ, कुछ भी बताओ, मर्डर, ठीक है, चोरी, फ्रॉड, ये सिविल कहां से आए? सिविल कहां से आए पुत्र? मैंने कहा जिन्हें स्टेट ने मना, जिन एक्शंस को स्टेट ने मना किया, स्टेट ने मना किया खबरदार फ्रॉड ना करना। ठीक है, हालांकि सामने वाला इंडिविजुअली इन्वॉल्व है, लेकिन स्टेट ने मना किया ना, एक्शंस फॉरबिडन बाय लॉ। सो जिसे स्टेट ने जिन एक्शंस को मना किया और आप अगर उसके अगेंस्ट गए तो वो क्रिमिनल बाउंड्री के अंदर चले जाओगे। एक्शंस अगेंस्ट स्टेट, फिर स्टेट आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। ठीक है जी, और एक बात याद रखना, क्रिमिनल ऑफेंस, अब ऑब्वियसली क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करोगे तो फिर इसमें आएगी पनिशमेंट। अब पनिशमेंट आपका नसीब हो सकता है, आपको हो सकता है कि फाइन हो जाए, हो सकता है आप बहुत खुश नसीब हैं 6 महीने की कैद भी हो जाए। ठीक है, सो इम्प्रिजमेंट एंड फाइन और बोथ, इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ। ठीक है, डिपेंड करता है आप कितने खुश नसीब हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है बात साथ साथ मेरी? सो मैंने समझाया ये कि क्रिमिनल लॉ की बाउंड्री क्रॉस करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट 2 हैं जी, या तो आपको फाइन भरना पड़ेगा या फिर आपको इम्प्रिजमेंट हो सकेगी, और हो सकता है आप इतने खुश नसीबों को कि हम आपको टांग ही दें। ठीक है, डेथ पेनल्टी। सो वो भी यही क्रिमिनल ऑफेंस में ही शुमार होगी, डेथ पेनल्टी। ठीक है जी, जबकि सिविल ऑफेंस या सिविल लॉ वो लॉ है जो डील कर रहा है बिटवीन 2 पर्सन, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का हक मान लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने, गुड नेम बेटे, बाबर, मैंने बाबर के पैसे देने थे, गुड्स ली बाई की थी क्रेडिट पे, बट अब पैसे नहीं दे रहा। देखो मेरी ऑब्लिगेशन, बाबर का राइट है, ऐसा ही है जी। सो हमेशा 2 पर्सन्स की डील में एक की ऑब्लिगेशन दूसरे का राइट होती है। ये तो बात समझ आ रही है ना? और जो इसकी ऑब्लिगेशन होंगी वो मेरा राइट होगा। सपोज मैं एक छोटा सा केस बनाता हूं यहाँ पे अभी इसी तरह, सलमान, ये जी सलमान साहब है, समझ लें, ये कार्टून हम बनाते रहेंगे पूरा सेशन। ये बाबर साहब ने, अच्छा ये एरो शो कर रहा है कि किसने क्या ऑब्लिगेशन परफॉर्म की है। मैं अंदाजन, सपोज बाबर ने गुड्स डिलीवर की हैं और सलमान साहब ने कोई 50,000 रुपए देने थे गुड्स के एवज, तो मैंने एरो की डायरेक्शन आपको शो कर दिया। अब मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं, सलमान की ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर या टू गिव 50,000 रुपीज टू बाबर, और ये बाबर का राइट है, और बाबर की ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर द गुड्स, और ये सलमान का राइट है। हो सकता है इसने मुझसे एडवांस ले लिया हो, बिजनेस वर्ल्ड है, दोनों तरह से चल रही है, तीनों तरह से चल रही है बल्कि। सो दोनों तरह के मॉडल मैं बता देता हूं आपको, बल्कि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे देता हूं।
देखो, आप लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आइडिया है ना, वहां पे कार बाय करने जाते हो तो क्या कहता है वो, एडवांस लाओ, ऐसा ही है। आपसे एक पे ऑर्डर साइन करवाता है, ये पे ऑर्डर लेता है और आपको कहता है 6 महीने बाद, अब पहले 3 महीने होते थे, 6 महीने, 6 महीने बाद आना, और 6 महीने बाद आके अब सबसे पहले क्या पे करते हो, बाकी अमाउंट, फिर वो आपको सरकार कार आपको डिलीवर करते हैं, ऐसा ही है। सो आप पहले ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे हो, और कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सुजुकी, होंडा, वो बाद में अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहा है। क्या बात समझ आई? सो हो सकता है आपने पैसे दे दें और वो आपको कार ही ना दें। सो पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करे और आपका राइट डैमेज हो। क्या बात क्लियर है? अब दूसरी इंडस्ट्री में आइए, बाकी सारी इंडस्ट्रीज ऐसे चल रही हैं, जिस तरह मैं आपको केमिकल इंडस्ट्री की बात कर लो, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लो, बाकी मोस्टली इंडस्ट्री ऐसे चलती हैं कि आप सामान बेचते हो ऑन क्रेडिट, आप अकाउंटिंग में पढ़ के आए हो ना, क्रेडिट सेल, आप क्रेडिट पे माल बेचते हो, 30 दिन बाद, 60 दिन बाद आप जाके भीख मांग रहे होते हो कि जनाब मेरे पैसे हैं वापस कर दो। सो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ऑब्लिगेशन कौन पहले फुलफिल करेगा, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर का है, ये डिपेंड करता है डील किस नेचर की है। और जरा थोड़ा सा इसको प्योरीफाई करूं तो मैं ये कहूंगा कि कौन पहले ऑब्लिगेशन फुलफिल करेगा, ये डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है तो पल्ले से पहले अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करोगे, चीज बाद में मिलेगी। केमिकल इंडस्ट्री में हो तो पहले चीज डिलीवर होगी, पैसे बाद में मिलेंगे। और कुछ हैं जो साइमल्टेनियस चलते हैं, जिस तरह आप लोग मार्केट में जाते हो, रिटेल मार्केट में आप चीज खरीदते हो, मॉल में रिसेप्शन पे आते हो और पैसे पे करते हो तो वो आपको सामान जाने देता है, ऐसा ही है। ये साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस है, आप भी अभी परफॉर्म कर रहे हो, वो भी अभी परफॉर्म कर रहा है, यानी यूं कहूं सेलर और बायर दोनों उसी टाइम पे अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो तीनों मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंड करता है कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ऑटोमोबाइल की, एग्रीकल्चर केमिकल भी सेम है, एग्री केमिकल की इंडस्ट्री सेम चलती है। हम किसान को कहते हैं 6 महीने पहले कि ला पैसे दे, अगर अगले सीजन में माल चाहिए तो, स्प्रे चाहिए तो, वो बेचारा 6 महीने पहले एडवांस दे देता अपने पैसे, और 6 महीने बाद आप माल दे रहे हो। डिपेंड करता है, इस इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का नॉर्म है, चल रहा है। बात समझ आती है? तो सर इसको इस तरह कह सकते हैं कि सिविल एग्रीमेंट बिटवीन टू एंटिटीज, बिटवीन टू पर्सन। 2% हाँ। और क्रिमिनल में भी 2% के दरमियान, देखो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि क्रिमिनल भी तो 2% के दरमियान है। मैंने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, मैंने तुम्हारी चोरी कर ली, तुम्हारी घर की कोई कीमती चीज, तो क्या है, इनफैक्ट मैंने डैमेज तो आपको किया है, लेकिन ये ऑफेंस ऐसा है जिसे स्टेट ने मना किया हुआ। स्टेट भी तो राइट प्रोटेक्ट करने आई हुई है तुम लोगों के, ठीक है। हम कहते हैं, हम लोग बहुत चीज़ों का क्लेम करते हैं, ऑल्दो पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम बहुत सी चीज़ों का क्लेम करते हैं कि ये मना है जी, फ्रॉड मना है, जुआ मना है, वेजरिंग बेटिंग मना है, लेकिन क्या नहीं होती, ठीक है, होती है ना। अब तो उन्होंने कहा झंझट ही खत्म करो, एप्स बन गई हैं बेटिंग की जो कि ऑपरेटिव है पाकिस्तान के अंदर। मैं हैरान हूं इस बात पे कि चल कैसे रही हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा मैं गुजरा था तो लोग बैठे ना ऐप यूज़ कर रहे, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि क्या कर रहे हो, तो बैटिंग ऐप थी, ये जो मैचेस के दरमियान लोग लगे हुए, कमाल हो गया। तो हालांकि मना है, फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है जी। बेटे आपका क्वेश्चन, डिफरेंस क्या होगा? मैंने डिफरेंस ये बोला कि एक वो एक्शन है जिसमें स्टेट के तुम्हारे अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, यानी स्टेट ने कुछ एक्शंस डिफाइन किए हुए हैं, और एक वो है जिसमें स्टेट तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम्हारे आपस में एक दूसरे के ताल्लुकात हैं, बिटवीन टू पर्सन्स, ठीक है। उसमें स्टेट का रोल नहीं है, स्टेट ने कोई लिस्ट नहीं दी हुई, ऐसा एक्शन नहीं है जिसे स्टेट ने क्लासीफाई किया कि ये नहीं करना। जैसा बिजनेस, स्टेट ने मना थोड़ी किया बिजनेस ना करो, स्टेट कहता है जैसे मर्जी बिजनेस करो। हाँ, कुछ लोगों को कहता है खबरदार इनके साथ ना करना, कुछ लोग, वो बताऊंगा बाद में कौन लोग जिनके साथ ना करना, लेकिन लोग कहते हैं करो बिजनेस। अब मैं आपके साथ बिजनेस कर रहा हूँ, लॉ ने मना तो नहीं किया, इट्स बिटवीन टू ऑफ अस, अब इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं। लेकिन जब मैं आपका राइट डैमेज करूंगा तो लॉ आपको प्रोटेक्ट करने तो आएगा। बात समझ आ रही है? इनफैक्ट जो केसेस फाइल होते हैं वो क्यों फाइल होते हैं जी, किसी का राइट डैमेज होता है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है, जनाब इसने मेरा हक खा लिया है, इसने मेरे साथ ज्यादती कर दी है। क्या बात समझ आ रही है? ओके, सो सिविल बिटवीन टू पर्सन्स, क्रिमिनल जिसमें स्टेट आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, ये हमारे सिलेबस में क्रिमिनल लॉ नहीं है, ना ही हम इसकी एक्सपर्टीज हैं, हमारी एक्सपर्टीज है इसमें। हम LLB
साइड पे नहीं जा रहे, हमने उतना लॉ पढ़ना है जितना बिजनेस रेलिवेंट है। लेकिन अब आके जब स्कीम चेंज की तो मैंने जैसा बताया चैप्टर 16, 17 और 18 में बहुत छोटे छोटे 2-3 सेक्शन के बेस के ऊपर एक एक एक्ट डाल दिया गया। क्या बात समझ आ रही है? सो 3 क्रिमिनल लॉ ऐड कर दिए गए आपके सिलेबस में, अदरवाइज इससे ज्यादा हमारे सिलेबस की इम्बेट और ना हमें जरूरत है, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड के अंदर अगर आप थोड़ा सोचो, हम लोगों ने क्रिमिनल केसेस हाई कोर्ट, हमारे पास लाइसेंस नहीं है कि हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाके डिफेंड करें, नहीं है, वहां पे लॉयर ही जा सकता है बिकॉज ही कैरीज अ लाइसेंस, हमें लाइसेंस नहीं है। सो फिर हमें पढ़ने का कोई फायदा, जब हमारी एक्सपर्टीज ही नहीं है तो हमें पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। क्या बात समझ आ रही है? इसलिए हमारे सिलेबस का हिस्सा। आगे चलता हूं। अच्छा, और सिविल में भी देखो, सिविल 2 तरह के हैं। अब मैं सिविल को भी क्लासिफाई करने लगा हूं। सिविल 2 तरह से है, द वन इज कॉल्ड बिजनेस लॉ और दूसरा है जी अदर सिविल लॉस। हमारे सिलेबस में सिर्फ बिजनेस लॉ की डोमेन है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जितना भी पढ़ेंगे वो सिर्फ बिजनेस लॉ पढ़ेंगे। द ट्रांजैक्शंस, द प्रोविजंस, द गाइडलाइंस रिलेटिंग टू बिजनेस ओनली। अदर सिविल मैटर्स में हम एक्सपर्ट सिविल कोर्ट्स में जा ही नहीं सकते। हम प्रेजेंट वंस अगेन हमारे पास लाइसेंस ही नहीं है। मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही होगी, आपकी भाइयों की लड़ाई हो रही है किसी और रीजंस की वजह से, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है उसको सॉल्व करने की। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, 2 भाइयों के दरमियान कोई बिजनेस डील हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, हाँ उसकी एक्सपर्टीज है हमारे पास। क्या बात समझ आ रही है? वहां पे हम एडवाइजर का रोल प्ले कर सकते हैं। क्या बात समझ आ रही है? हम लोग अदर सिविल लॉज भी नहीं पढ़ रहे होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जिनसे डील कर रहे होंगे वो बिजनेस लॉ है। तो ये वो है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और बिजनेस लॉ में जो कैटेगराइजेशन आती है एक्ट की, उसमें पहला है जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने निगोशिएबल पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे। ये तमाम वो एक्ट हैं जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में या बिजनेस लॉ में फॉल करते हैं। इसे मर्केंटाइल लॉ भी बोला जाता है, मर्चेंट से निकला है, ट्रेडर से। क्या बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर हो गया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमारी डोमेन बहुत स्पेसिफिक है यहां तक, और उसके अंदर जो पहला एक्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां तक कोई बात नहीं है जो बुक में लिखी हो, सिर्फ मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आते हैं थोड़ा सा। देखो, जो लॉ हम पढ़ने लगे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली, पार्टनरशिप तो अभी भी किसी हद तक बहुत अपेरेंट है, निगोशिएबल भी ऑब्सोलीट हो चुका है, नहीं एप्लीकेबल इतना ज़्यादा। अगर आप देखो तो बना कब का हुआ है? 1872 का। उस जमाने का वो, ये तो 1900 डूड भी नहीं कहना चाहिए, 1800 डूड का गालबन। उस जमाने में तो पाकिस्तान भी नहीं बना हुआ था, सब कॉन्टिनेंट। इसलिए आपको बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी या बहुत सी ऐसी केस स्टडीज मिलेंगी जो कि आपको लगेगा कि यार ये केस स्टडी तो अब शायद ये तो, मतलब इन्होंने एक और चीज़ बता दूँ, ICAP ने स्टडी टेक्स्ट के अंदर सारा मटेरियल जो एग्जांपल्स में उठाया है वो पिक किया है यूजुअली फ्रॉम MC कुचल की एक बुक होती थी, इंडियन ऑथर था, उसने प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ को एक्सट्रैक्ट किया हुआ था, इन्होंने वही पिक किए हैं। और शायद किताब बनाने वाला उसका कोई मैच देख रहा था तो मोस्टली आजम बाबर उसने सारी एग्जाम्पल पे फिट कर दिया है। मेरी बात समझ आ रही है? तो हमें मोस्टली जो एग्जाम्पल्स इस बुक में पढ़ने को मिलेंगी वो MC कुचल इंडियन ऑथर की केस स्टडीज़ हैं, या प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? प्रैक्टिकल केसेस हैं। ओके, अच्छा जी। अब एक चीज़ बताऊँ, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत वीक है। क्यों? क्योंकि उस ज़माने का जो बिज़नेस करने का मॉडल था आज के ज़माने का उसकी निस्बत बहुत फास्ट है। उस ज़माने में बिज़नेस मॉडल कैसे, सपोज मैंने कराची में कोई बिज़नेस डील करनी है, क्या करना पड़ता था? स्पेशली या तो आप फ़ोन कॉल पे करते थे, और अगर बिज़नेस डील है तो ऑब्वियसली फिर रिटर्न होगी, यहाँ से पेपर जा रहे हैं। अब वो पोस्ट ऑफिस वाला आया जो खुद सुस्त तरीन इंसान है, जो 3 दिन लगा के शायद वो लेटर पहुँचाएगा। ठीक है, ऐसा ही है ना। सो इनफैक्ट कम्युनिकेशन मॉडल्स बहुत वीक थे या स्लो थे। आज का कम्युनिकेशन मॉडल बहुत फास्ट है। आपने कराची में एक एक्सप्रेस डिलीवरी कराओ, रात तक आपको या कल सुबह तक आपका लेटर पहुंच जाएगा वहाँ पे, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी प्रपोजल है वो पहुंच जाएगा। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? और अब एक और मजेदार बात, ईमेल ने तो शायद सबकी जगह रिप्लेस कर दी। ऐसा ही है ना, विद इन 5 सेकेंड, माइट बी 5 सेकेंड भी शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, विद इन 5 सेकेंड आपका प्रपोजल कराची में किसी की डेस्क पे होगा, किसी भी बिजनेस ऑनर की, और अगर उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है
तो विद इन नेक्स्ट 5 to 10 सेकेंड्स वो ईमेल वापस आपकी टेबल पे होगी, राइट? लेकिन ये बिजनेस मॉडल 1872 में नहीं था। सो बहुत सी बातें जो हम यहाँ पढ़ रहे होंगे आपको लगेगा यार ये तो आउटडेटेड है, ये तो अप्लाई हो ही नहीं सकती। तो रियलिटी है नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन प्रोविजंस तो मौजूद हैं, पढ़नी तो पढ़ेंगी। क्या मेरी बात समझ आ गई है? तो स्टार्ट करें। चलो, अभी तक सारी तमहीद थी जी। हाँ जी, अपडेटेड है, क्या खराबी है? अपडेटेड है, लेकिन मसला ये है जो प्रोविजंस मौजूद है बिजनेस मॉडल उससे कहीं आगे चला गया, इम्प्रोवाइज हो गया हुआ है। जिस तरह आज प्रपोजल भेजने का तरीका क्या है? ईमेल, डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, ईमेल, या टीसीएस भी कराओगे तो विद इन 1 डे, ऐसे ही है। तो जो टाइम लाइन्स हमें सिखाई जाएंगी वो टाइमलाइन तो पोस्ट के हवाले से सिखाई जाएंगी, जिसमें पहुंचने में ही 4 दिन लग जाने हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और फिर बहुत सी चीजें ऐसी जो अब ना बिजनेस वर्ल्ड में शायद व्हाट्सएप पे चलती हैं। रियलिटी बता रहा, बिजनेस वर्ल्ड में मोस्टली चीजें जिस तरह किसी जमाने में ना सेल कॉन्ट्रैक्ट बनते होते थे, आज के जमाने में सेल कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं, नया कस्टमर भी हो तब भी नहीं बनता, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड इतनी ऑर्गेनाइज हो गई है कि व्हाट्सएप पे ही जो कम्युनिकेशन चल रही है दैट्स एनफ, उसी का प्रिंट लेके लगा देते हैं। क्या बात समझ आ रही है भाई? देखो, मैंने किसी बंदे को 300 kg मटेरियल भेजना है और उसके बाद पता नहीं उसने दोबारा आना है नहीं आना, उसके लिए सेल कॉन्ट्रैक्ट बनाऊं 300 kg का, या बस ठीक है व्हाट्सएप में आ गया भेजो इसको माल? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? थोड़ी सी मैं माल भेजूंगा, इन तरह की फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ूंगा। क्या बात समझ आ गई जी? चलूं आगे? लो जी, चलते हैं। थोड़ा सा एक लाइन पढ़ते हैं छोटी सी। जैसा मैंने कहा सेक्शन 1 हमेशा अक्सर होता है आपका, ये देखो सेक्शन 1 नजर आ रहा है आपको? अच्छा, सेक्शन याद नहीं करने, बराए मेहरबानी सेक्शन याद नहीं करने। उसकी रीज़न बता देता हूँ। कभी खुदा ना खास्ता आपने सेक्शन गलत रेफ़र किया, और रेफ़र भी नहीं करने, कभी आपने गलत रेफ़र किया तो उसका नुकसान ये होगा, प्रोविजन ऑफ लॉ आई कैप काट देगा, ये उसकी गाइडलाइंस में स्पेसिफाइड है कि अगर किसी ने गलत सेक्शन रेफ़र किया और बेशक सही बात लिखी है तो पेपर गया उसका, क्वेश्चन गया, आंसर गया उसका, ठीक है जी? सो आपने सेक्शन ज़रूरत नहीं है, ना हेडिंग्स की ज़रूरत है ना सेक्शन की ज़रूरत है, आपने बस वो इसेंस लेनी है। सो मैं आपको वैसे ही समझा दिया था कि सेक्शन 1 जो होता है वो स्कोप होता है और सेक्शन 2 क्या होता है? डेफिनेशंस। सेक्शन 1, द लॉ गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन पर्सन इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. It extends to the whole of Pakistan and it is applicable since the first day of September 1872. यानी पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल, ये है स्कोप। क्या बात क्लियर हो गई? आगे चलता हूं। तो 1872 का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं और उससे पहले कुछ बेसिक बातें हम जरा डिस्कस करते हैं और फिर एक ही दफा मैं इसको पढ़ा दूंगा। लो जी, वही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं सलमान का, और किसका था जी? बाबर का। लो जी, बाबर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बाबर ने मुझे गुड्स डिलीवर करनी है और सलमान ने 50,000 पे करना है। और ये बात तो मैंने बहुत इनिशियल भी आज की क्लास में ही बता दी कि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस कोई भी हो सकता है। कौन पहले परफॉर्म करेगा ये डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है जी? सो अभी मैं उस पर बहस नहीं कर रहा। सपोज जी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये लेकिन बहुत आगे की बात होगी। सपोज सलमान ने या बाबर ने, नहीं उल्टा हो जाएगा, या तो बाबर को इधर कर लो, कुछ थोड़ा सा समझाना आसान हो जाएगा मेरे लिए। एक मिनट आरो जी, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मेरे लिए ज़रा स्केच बनाना आसान हो जाए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उनकी तरतीब चेंज की है। बाबर ने एक ऑफ़र की, ऑब्वियसली बिजनेस करना है तो कोई प्रपोजल तो देना पड़ेगा ना, एक कोई ऑफ़र तो देनी पड़ेगी। ऐसे स्टार्ट विद द ऑफर। अच्छा देखो, आपके जहन में कॉन्ट्रैक्ट जो आ रहा है वर्ड, ये कॉन्ट्रैक्ट तो लास्ट रिजल्ट है, लास्ट आउटपुट है कॉन्ट्रैक्ट। उसके दरमियान बेतहाशा एलिमेंट्स हैं। बेतहाशा एलिमेंट्स को हम अगर चैप्टर वाइज बात करें तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स के एलिमेंट की बात कर रहे होंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो 5वें चैप्टर में जाके बात आएगी कि कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए बेसिक एलिमेंट्स तो देखो पहले। अब ऐसा क्यों है? देखो, सीधी सी बात है, जब कोई केस सामने आता है तो, या जज के सामने केस आया कोई, या कोर्ट ऑफ लॉ में कोई केस आया, अब केस की इंटरप्रिटेशन हो रही होती है। बात समझ आ रही है? इंटरप्रिटेशन मीन्स खुलासा हो रहा था, अच्छा क्या हुआ। अब मैं एक चीज़ थोड़ी और बताता हूँ। एक तो आपने समझा कि लॉ बनता है पार्लियामेंट में, ऐसा ही है,
कुछ और लोग भी लॉ बनाते हैं, जिसमें एक पार्टी का नाम ले लेता हूं, आपकी जुडिशरी। ये छोटी सी बात समझाना जरूरी है बिफोर कि मैं उधर समझा सकूं। आपकी जुडिशरी भी लॉ बनाती है। कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसा होता है कानून में या लॉ में कंप्लीट गाइडलाइन मौजूद नहीं होती। जिस तरह की नौयत का केस सामने आ जाता है वैसी कंप्लीट गाइडेंस मौजूद नहीं होती। तो उस केस में क्या करता होगा जज? कहता होगा मैं नहीं देखता, जाओ भागो यहाँ से, नहीं समझ आ रही मुझे क्या करना है। या वो उसको इंटरप्रेट करता है बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, बेस्ड ऑन स्किल्स, बेस्ड ऑन अदर इंफॉर्मेशन। कहीं बाहर कहीं कोई केस डिसाइड हुआ हो उस बेसिस के ऊपर, लाइक दैट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। समझाना ये चाह रहा हूं कि कोर्ट ऑफ लॉ भी जो लॉ बनाता है वो भी बाइंडिंग होता है, या वो लॉ बन जाता है। कैसे? समझाता हूं जरा। देखो, आप लोगों ने हायरार्की में हाई कोर्ट तो सुना होगा, आजकल तो वैसे ही बड़ा फेमस न्यूज में चल रहा है। अभी रिसेंटली तुम्हारे 6 जजों ने कुछ एक रुके लिखे हैं आपके सुप्रीम कोर्ट को। कोई इल्म है या मुल्क से बेजार होकर चल रहे हो कि ठीक है तुम्हारा ही है? ऐसा तो नहीं। अच्छा चला, बल्कि ये उल्टा हो गया। हाई कोर्ट से ऊपर कौन सी कोर्ट है जी? मैं अभी सिर्फ इतनी बात कर लेता हूं इन दो की, क्योंकि इनकी हिरार्की आपको इल्म है। ऐसे ही है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हिरार्की में सुपीरियर कोर्ट है, जबकि हाई कोर्ट उसके बदले में लोअर कोर्ट्स है या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है। ऐसा ही है जी। नीचे है ना, नीचे सेशन, हाई कोर्ट से नीचे सेशन कोर्ट्स हैं। वो तो बेसिक पे चले गए आप, मैं उस पर जा नहीं रहा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, पहला पहला लेक्चर है, क्यों बच्चे भगाने हैं। अच्छा, समझा ये रहा हूं कि देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनको भी समझाने थे। पहले एक और है, एक और छोटी सी बात। घर में अक्सर फैसला फरमाने वाले कौन लोग होते हैं? पेरेंट्स। और वो कोई फैसला कर दें तो, अगर फॉर एग्जांपल हमारे के हवाले से कोई फैसला होना है और वो कोई फैसला सुना दें तो वो क्या होता है? मानना पड़ेगा या ऑप्शनल है? हतमी फैसला। ये आवाज आई है, देख रहा, दुखी बच्चों की आवाजें। हतमी फैसला, इफ बट माननी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। उन्होंने, उनके पास एक इख्तियार है कि उन्होंने हमें पैदा किया हुआ है, ऐसे ही है ना। सो बाइंडिंग, फैसला मानना पड़ेगा, इफ बट नहीं है। अच्छा, एक कई दफा ऐसा होता है कि आप जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे मेरी एज आ गई है, अब मैं खुद बाल बच्चे वाला हो गया, सो मशवरों में आपको शामिल करना शुरू कर देते हैं आपके पेरेंट्स। एक वक्त आता है जब पेरेंट्स आपको समझते हैं ये थोड़ा सा अक्लमंद, थोड़ा सा हो गया, ठीक है, इसको भी फैसले में शामिल किया। तो आपको फैसले में शामिल करके आपसे केस डिस्कस होता है, कोई ना कोई नया जो मैटर चल रहा होता है वो डिस्कस होता है और आपसे ओपिनियन ली जाती है। आप एक अच्छा फैसला सुनाते हो, अच्छा ओपिनियन देते हो, फौरन सब पे मानना पड़ेगा सबको, पेरेंट्स को? ऑप्शनल है। उन्हें अच्छा लगेगा तो शायद वो मान लें, और अगर अच्छा ना लगा तो फिर वो कहेंगे बेटा ये बाल अभी धूप में सफेद नहीं किए हैं, विद एक्सपीरियंस तू अभी बड़ा नहीं हुआ, निकल यहां से। ऐसा ही है। आप फोर्स भी करना चाहो ना उस डिसीजन को, सुननी नहीं है उन्होंने, बाइंडिंग नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल यही हालात जो हैं इन कोर्ट्स के भी हैं। सुपीरियर का फैसला, दिया हुआ कोई भी फैसला बाइंडिंग है ता कयामत, कयामत आने तक। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट, दिया हुआ जजमेंट किसी केस से रेलेवेंट, दिया हुआ जजमेंट आने वाली तमाम लोअर कोर्ट्स के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है, नीचे सब है। इसमें क्रिमिनल कोर्ट्स भी हैं, सिविल कोर्ट्स भी हैं, ठीक है, सारी उनकी बात कर रहा हूं। तो उन सब के लिए क्या है? बाइंडिंग। जबकि अच्छा, और बाइंडिंग किस एंगल से? देखो, केस के फैक्ट सेम होने चाहिए। यानी देखो, मेरे और बाबर के दरमियान जो प्रॉब्लम था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किया, इस केस के जो फैक्ट्स हैं और इन दोनों के दरमियान जो प्रॉब्लम हुआ उस केस के फैक्ट्स भी सेम है, देन फैसला वही हो जाएगा जो पहले किया गया था। क्या मेरी बात समझ आई है? थोड़ी सी, इसे बोलते हैं बाइंडिंग प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब है बाइंडिंग प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब हमसे पहले वाले जो है, प्रायर, उन लोगों का फैसला, बाइंडिंग प्रेसिडेंट। सो सुपीरियर कोर्ट का कोई भी फैसला नीचे वाली तमाम कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होता है, प्रोवाइडेड दैट फैक्ट, केस के फैक्ट्स क्या हो? सेम हो। जाग रहे हो? केस के फैक्ट डिफरेंट होंगे तो फैसला डिफरेंट हो सकता है, अदरवाइज बाइंडिंग है। अच्छा,
होता क्या है, आपके पास जब केस आता है ना हाई कोर्ट में या उससे भी नीचे चले जाओ सेशन कोर्ट्स में, तो वकील साहब जो होते हैं वो कोर्ट को बताते हैं कि सर ये जो केस आया ना मेरे क्लाइंट का, ये हूबहू वही केस है जो फलां केस नंबर वर्सेस फलां केस नंबर डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये फैसला हुआ था, ये वही केस, बिल्कुल हूबहू वही फैक्ट्स हैं, तो बराए मेहरबानी वही फैसला फॉरवर्ड कर दें, वही फैसला सादर फरमा दें। मेरी बात समझ आ रही है? तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट उसको स्टडी करता है उस फैसले को कि हाँ जो वो फैसला हुआ था क्या फैक्ट सेम है, और अगर फैक्ट सेम हो तो कोर्ट जो जिस कोर्ट में अब इस वक्त मेरे सामने अगर फॉर एग्जांपल वो फैसला पड़ा है या वो केस पड़ा है, तो मैं अपना फैसला नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं अपने फैसले में ये लिखूंगा कि रेफरेंस टू दैट केस नंबर डिसाइडेड बाय ब्ला 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 ब्ला, फलां ने डिसाइड किया, ये फैसला था और यही फैसला मैं यहां पे फॉरवर्ड कर रहा हूं। वो फैसला ही नहीं देगा अपना, उसका फैसला यही होगा कि जो वहां कहा गया है वो यहीं पे अप्लाई होता है। सो ऐसे डिसाइड होती हैं केस। तो फिर तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो गया कि लॉ बन गया, लॉ बन गया ना, जो फैसला इन्होंने सुनाया वो आने वाली क़यामत तक तमाम लोअर कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग हो गया। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है जैसे बच्चे अच्छा फैसला सुना देते हैं, हाई कोर्ट भी कोई हो सकता है अच्छा फैसला सुना दे, उस पर सुप्रीम कोर्ट इंप्रेस हो रहा हो कि हाँ भाई अच्छा फैसला है, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ऑप्शनल है अब्बा जी की तरह। वो चाहे तो अच्छा मूड अच्छा है तो एक्सेप्ट कर लें, चाहे तो रिजेक्ट रिवर्ट कर दें। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आप लोगों ने एक रीसेंट केस, मैं इसलिए एग्जांपल देता हूँ कि बहुत अब तो बहुत मीडिया बहुत ज़्यादा केसेस नज़र आते हैं ना, अब तो आज ऐसा लग रहा है दो ही कोर्ट्स काम कर रही हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मतलब कि अब तो पार्टी वाइज भी लगता है कि कुछ कोर्ट्स, चलो रहने दो कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, पार्टी वाइज कोर्ट स्पेसिफाई हो गई हुई है ऐसा लगता है। अच्छा, अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने कुछ फैसले दिए जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स करवाया कि भाई गलत है। जैसा एक, मैं चलो पब्लिक फैक्ट्स है तो गलत नहीं होगा, इमरान खान के केस में एक फैसला आया जिसमें उसे हाई कोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया, राइट, और एक दिन बाद या 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बंदे के पुत्र बनो, इज्जत के साथ खुद अपना फैसला वापस कर लो बजाय कि मैं फैसला करूं, ये कानून की रोशनी में ठीक फैसला वापस हुआ इमरान खान भाई। क्या मेरी बात समझ रही? ये पब्लिक फैक्ट्स हैं इसलिए शेयर कर रहा हूं, समझाना ये चाह रहा हूं कि हाई कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट को वैलिड नहीं लगा, रिवर्ट वापस। क्या बात समझ आ रही है? और अगर वैलिड लगता तो वो कहता बिल्कुल ठीक है, जिस तरह एक रिसेंटली फैसला हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है, नज़रसानी की अपील थी और फैसला ये था कि मुशर्रफ को सजाए मौत देनी है, ठीक है, तो वो उस पर उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल सस्टेन करेगी। हमने 2 फैसले किए रिसेंटली बड़े इंपॉर्टेंट, एक भट्टो का और एक मुशर्रफ का। आप लोग मेरे ख्याल बिल्कुल मीडिया नहीं देखते, सो कुछ बड़े फनी फनी, और मैं हैरान हो रहा हूँ कि वो बिलावल और वो जो फैमिली है वो रो रही है खड़े होकर कि भट्टो बेकसूर साबित हो गया। भाई अब तक तो उसकी हड्डियां भी बेचारे की नहीं होंगी नीचे, ठीक है, लेकिन हमारी कोर्ट बहुत नहीं अच्छे तरीके से काम कर रही है, फास्ट एंड एफिशिएंट काम कर रही है। तो भट्टो का फैसला हमने कर दिया, इंशाल्लाह अगले वाले हम कर देंगे फैसले। ये पब्लिक फैक्ट्स है इसलिए इनको शेयर करना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, सीखने के लिए बड़ा कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। आजकल तो वैसे भी जो अब चलो वापस आते हैं। तो मैंने कहा अगर ये वाले हायर कोर्ट्स या ऑर्डर में हायर कोर्ट्स जिनका सुपीरियर है, जो सुपीरियर कोर्ट अगर कोई फैसला करेगा तो आने वाली लोअर कोर्ट तमाम के लिए वो बाइंडिंग होगा अगर केस के फैक्ट्स सेम है, और अगर कोई जूनियर कोर्ट फैसला करता है या सबऑर्डिनेट कोर्ट को फैसला करता है वो बाइंडिंग नहीं है, वो ऑप्शनल है। सुप्रीम कोर्ट को अगर ठीक लगेगा तो ठीक है वो उसी को कैरी कर लेगा, लेकिन अदरवाइज वो रिवर्ट कर देगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये समझाने का मकसद ये था कि अब आपके पास लेजिस्लेशन वाली 2 पावर्स आ गई, एक पार्लियामेंट और दूसरी जुडिशरी। क्लियर? ज्यादा सबको क्लियर है? अब मैं समझाना क्या चाह रहा था, इन एलिमेंट्स में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कल से स्टार्ट करूंगा, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि थोड़ा बता के जाऊंगा। टाइम हमारे पास टाइम कितने बजे तक होता है? 150 तक ना? बस ठीक है, टाइम है, थोड़ा सा बता के जाऊंगा। सोना ना, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, अब अगर एलिमेंट्स पे बात करें तो शायद लॉ में उतनी डिटेल में डिफाइन नहीं, लेकिन केस स्टडीज इतनी आई, जुडिशरी ने फैसले इतने सुनाए कि वही हमारे लिए गाइडलाइन प्रिंसिपल बन गए, वही हमारे लिए लॉ बन गए। क्या बात समझ आई? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत क्लैरिटी से डिफाइन इन एलिमेंट्स में नहीं होंगी, लेकिन उनके ऊपर कोई ना कोई वर्डिक्ट आया हुआ कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, हायर कोर्ट्स का। अब वही फिर क्या होगा? बाइंडिंग प्रेसिडेंट फॉर ऑल दैट। अब आने वाली क़यामत तक जितने डिसीजन होने वाले हैं उसी रोशनी में
क्या बात समझ आ गई? लो जी, चलते हैं जी अब एलिमेंट की तरफ। तो हम बेसिक एलिमेंट्स पे लॉ कहते हैं तुम रोते रहते हो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो बहुत दूर की बात है, बीच में इतने एलिमेंट्स है, पहले एलिमेंट्स तो क्लैरिफाई करो, क्या एलिमेंट्स भी वैलिड है कि नहीं? हो सकता है एलिमेंट्स ही वैलिड ना हो, तो तुम्हारी बात है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है। चलो हम जस्ट कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा दूंगा अभी 2 मिनट में। सपोज जी बाबर साहब ने प्रपोजल भिजवाया, एक ऑफर भिजवाई, रिश्ता भिजवाया, चलो जो भी कह लो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, प्रपोजल किसी भी किस्म की हो सकती है। देखो प्रपोजर चाहता क्या, बंदा ये बाबर चाहता क्या है? गुड्स बेचना ना, और ये चाहता है कि अगला बंदा इसकी गुड्स एक्सेप्ट कर ले, यही है, और पैसे दे, ऑब्वियसली सेल करना चाह रहा है ना, और चाहेगा ये कि सलमान इसको परचेज कर ले, राइट और रॉन्ग? सो जो पर्सन ऑफर कर रहा है उसे बोलते हैं ऑफरर। बहुत आसान सा वर्ड है, ऑफरर, द वन हु इज मेकिंग एन ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर। और जिसको ऑफर की जा रही है, ऑफरी, शाबाश, ऑफरी, द वन टू whom द ऑफर इज मेड। ठीक है जी। अब ऑफर हो गई विद द इंटेंशन के सामने वाला हाँ कर दे तो मैं गुड्स बेचूं और पैसे कमाऊं, यही इंटेंशन है ना। सो ऑफर और ऑफर, ऑफरर और ऑफरी बन गए। लॉ कहते हैं यार जब यही ऑफर एक्सेप्ट, अब ऑब्वियसली ऑफरी के पास क्या राइट है? आइदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्टेड, शाबाश। अगर ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो इन दोनों के दरमियान लॉ की नजर में बन गया प्रॉमिस। आप लोगों में से कोई बैचलर करके आया हुआ है? ये वैसे पढ़ा हुआ, पहले पढ़ा हुआ किसी ने पहले? अच्छा नहीं, चलो ठीक है। प्रॉमिस बन गया लॉ की नजर में, प्रॉमिस एक बेंचमार्क आ गया कि ये प्रॉमिस बन गया इन दोनों के दरमियान। अब प्रॉमिस, इफ प्रॉमिस बन गया तो इन्हीं दोनों के नाम चेंज कर दिए लॉ ने, कहा अब मैं इसको कहूंगा ये प्रॉमिजर है और इसी का नाम क्या रख दिया? प्रॉमिजी। तो कोई डिफरेंस नहीं है, सब नाम चेंज कर दिए स्टेज क्लैरिटी के लिए कि वो स्टेज आ गई है जहां पे एक ऑफर जो है एक्सेप्ट हो गई। सो ऑफर वंस एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, ऑफरर वुड बी कॉल्ड प्रॉमिजर एंड ऑफरी वुड बी कॉल्ड प्रॉमिजी। क्या बात समझ आ गई यहां तक? कहता है प्रॉमिस इफ बैक्ड बाय कंसिडरेशन, अगर इसके साथ कंसिडरेशन मौजूद हो तो ये बन जाएगा एग्रीमेंट। अब कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन का आसान लफ्ज मतलब, इसको आगे चल के बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, टू वे बेनिफिट, दोनों के लिए बेनिफिट। बेटा देखो यहां पे बाबर के लिए बेनिफिट क्या है? बेनिफिट की बात कर रहा हूं, 50,000, सलमान के लिए गुड्स, दोनों के लिए बेनिफिट मौजूद है। सो बेनिफिट्स दोनों के लिए मौजूद होना चाहिए, सिंगल वे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन बहुत कॉमन नजर आती है हमें फैमिलीज में, क्या? सोचो कि वन वे होता है, उसमें बेनिफिट वन वे होता है। नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूं। सोचो, पॉकेट मनी नहीं, गिफ्ट, गिफ्ट, किसी के घर जाना कौन सा गिफ्ट होता है? ओह माय गॉड, ये नहीं बताया आपने पहले, गिफ्ट। लेकिन पढ़ेंगे जाके एक्सेप्शंस में कि कैसे गिफ्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अभी नहीं, अभी हमने ये अज्यूम किया कि टू वे कंसिडरेशन मौजूद। कंसिडरेशन मॉनेटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है, ये बात याद रखना। पैसे भी हो सकते हैं, विदाउट पैसे भी। अब जरा देखो, गौर करो, बाबर के लिए ये क्या है? मॉनेटरी। सलमान के लिए वो गुड्स क्या है? नॉन मॉनेटरी। सो कंसिडरेशन, मैं अगर इसको यहां पे स्केच कर देता हूं, मॉनेटरी भी हो सकती है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है। टू वे बेनिफिट्स होने चाहिए, मॉनेटरी भी नॉन मॉनेटरी भी, दोनों हो सकते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, ये मैटर नहीं करता कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। कंसिडरेशन बेनिफिट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। जैसा फॉर एग्जांपल, मैं अपनी 5 लाख की चीज 10 रुपए में बेच दूं, लॉ को कोई तकलीफ नहीं है, नहीं है, नहीं होनी चाहिए, नहीं है ही नहीं, लॉ को कोई तकलीफ नहीं है। लॉ कहता है अगर मियां बीवी राजी तो क्या करेगा गाजी? आप दोनों एग्री हैं, बायर सेलर एग्री हैं दोनों, तो मेरा कोई रोल, मैं तो तब एक्टिव होऊंगा जब कोई रोता हुआ मेरे पास आएगा। क्या बात समझ आ रही है? और रोएगा कौन?
जिसका राइट डैमेज होगा, जिसका नुकसान होगा। लेकिन तब देखूंगा, तब आपको एक और बात समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मैंने क्या कहा कि कंसिडरेशन मॉनेटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है, और कंसिडरेशन सिग्निफिकेंट भी हो सकती है, इनसिग्निफिकेंट भी हो सकती है, छोटी सी अमाउंट भी हो सकती है, होनी चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। क्या बात समझ आ रही? आगे चलूं? सो कंसिडरेशन मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों चाहिए। अच्छा, इसके साथ ना एक ऑब्जेक्ट भी आता है। लॉ कहता है कंसिडरेशन के साथ ही एक और एलिमेंट आता है, और वो है ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए। ये मैं सॉरी ये बीच में से मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को जरा समझ आ जाए साथ। ये मैंने एक एलिमेंट ही लिखा है। मैंने क्या कहा? कंसिडरेशन के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो जरा लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए, आसान लफ्जों में। लॉफुल मतलब अगेंस्ट द लॉ ना हो। जैसा फॉर एग्जाम्पल, मैं बाबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, इसी तरह का ऑफर होने लगी है। बाबर मुझे ऑफर करता है, सर आपको बेहतरीन किस्म की नंबर 1 2 चर्च की पूड़ियां लाकर देता हूं, ठीक है, 50,000। मैंने फौरन से जज्बाती हो गया, मैंने कहा तुम 50,000 एडवांस रख, ठीक है। ऑफर एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस में कंसिडरेशन है, हाँ बिल्कुल है। बाबर के लिए 50,000 और मेरे लिए सुकून, सुकून, हाँ चर्च सुकून, ये पी के जहाज, ठीक है। सो सुकून नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है, ठीक है ना। लेकिन क्या ये लॉफुल है? अनलॉफुल, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल। तो कॉन्ट्रैक्ट तक तो पहुंचे ही नहीं, एग्रीमेंट ही नहीं बना। लॉ कहेगा ये एग्रीमेंट ही अनलॉफुल एग्रीमेंट है, इलीगल एग्रीमेंट है। यहीं पे खत्म बात। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, अभी कॉन्ट्रैक्ट तो अभी आगे एक और स्टेप आना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों क्या होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए। पढ़ेंगे कब लॉफुल होती हैं, ठीक है। अभी तो मैंने एक मजाक से एक एग्जांपल दे दी जिसमें बड़ा अपेरेंट था कि ये लॉफुल नहीं। और अगर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट भी अनलॉफुल। देखो एक और चीज, ये एलिमेंट सारे इतने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि एक भी खराब हुआ, एक भी इनवैलिड हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। क्या बात क्लियर है? लॉ कहते हैं अच्छा जी एग्रीमेंट बन गया। इफ एग्रीमेंट enforceable by law, enforceable by, then it will be called a contract. enforceable by law होना चाहिए। एग्रीमेंट तो बन गया, enforceable by law। enforceable by law का क्या मतलब है? लॉ कहे कि हाँ भाई ये तेरी लीगल ऑब्लिगेशन है, यानी पार्टीज की लीगल ऑब्लिगेशन डेवलप हो। कैसे? ये देखो, बाबर ने गुड्स डिलीवर करनी, ये इसकी लीगल ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर द गुड्स। सलमान ने 50,000 देना है, ये इसकी लीगल ऑब्लिगेशन है टू पे दैट मनी। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ, ये है एनफोर्सेबिलिटी। चलें सपोज एक और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सपोज मैं अपनी मिसेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि जनाब आपको सूट लेके दूंगा, 15 मिनट खामोश रहे। देखो यार ऑफर है, हंस रहे हो, ऐसा हो सकता है, मैंने की नहीं ऐसी ऑफर्स। सूट भी लेके दिया हुआ बाद में, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप जगह तो 15 मिनट खामोश रहे। अब देखो ये ऑफर हुई, मैं ऑफर बन गया और मिसेस ऑफरी बिकम्स अ, उसने तो फौरन हाँ कहनी है। हालांकि 15 मिनट खामोश रहना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल काम, लेकिन फिर भी बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसिडरेशन मौजूद है, 2 वे बेनिफिट्स हैं जो बिल्कुल है, उसके लिए सूट और मेरे लिए सुकून, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। ऑब्जेक्ट लॉफुल भी है ना, अनलॉफुल चीज तो कोई नहीं है ना, सूट ही दे रहा हूं, कोई अनलॉफुल चीज तो नहीं है ना। हाँ, बिकम्स अ। अब आते हैं एनफोर्सेबिलिटी पे। सपोज 15 मिनट खत्म हो और वो कहे चले जी आज हैं सूट लेके आते हैं, और मैं कहूँ कैसा लगा मेरा मजाक, ठीक है। चलो वो बात की बात है, मैं हॉस्पिटल में आंख खुलेगी, लेकिन अभी पॉइंट ये समझाने वाला है कि क्या ऐसा होगा कि मिसेस फोन उठाएंगी, लॉयर को फोन करेंगी, एनु अंदर लाओ, 2 जूतियां भी पवाओ, ठीक है, इसने मुझे सूट का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वादा किया था, पूरा नहीं कर रहा। अब यहां पे प्रॉब्लम आती है। लॉ कहता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स के अंदर यूजुअली पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन। मिसेस ने कभी नहीं चाहा था कि ये कभी
मुझे सूट नहीं लेके देगा या अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करेगा तो मैं इसके ऊपर केस फाइल करूँ, क्योंकि ये लीगल ऑब्लिगेशन थी ही नहीं। ठीक है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन हो सकती है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। और लॉ को मॉरल ऑब्लिगेशन से कोई लेना देना नहीं, उसको लीगल ऑब्लिगेशन से लेना देना। ठीक है, सो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई, तो इसका मतलब है हमारा एग्रीमेंट तो बना आपस में मिस्टर और मिसेस सलमान का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। क्या हमारी बात समझ आ रही है? जबकि इसके बरक्स अगर जरा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में आओ, एक दुकानदार के पास जब जाके चीज खरीदते हो उधार पे, तो दोनों के ज़हन में होता है हाँ पैसे देने ना दिए तो केस फाइल कर देगा, क्योंकि वहां पे यूजुअल इंटेंशन ये है टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन। क्या मेरी बात समझ आई है थोड़ी सी? सो ये भी एक एलिमेंट आ गया कि एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, एग्रीमेंट तो कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। क्या मेरी बातें यहां तक समझ आ रही हैं? सो हर एलिमेंट्स के अंदर आप देख रहे हो कि कुछ ना कुछ है जो कि उसको डैमेज कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। हम अगर हो सकता है हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट ही लॉफुल ना हो, कंसिडरेशन ही लॉफुल ना हो सकता है एनफोर्सेबिलिटी ही ना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, कोर्ट इन्हीं एलिमेंट्स की बेस के ऊपर आपका केस डिसमिस कर देगा कि आपका केस ही वैलिड नहीं। मतलब मेरी मिसेस का केस क्या होगा? डिसमिस। हालांकि वो पिटीशन, अब मैं कल यहां से यहीं से आगाज करूंगा पिटीशन फाइल कैसे होती है। हालांकि वो केस फाइल करे, अगर सपोज इस लेवल तक चले जाए कि केस फाइल कर दे, सपोज अज्यूमिंग केस फाइल कर दे, तो तब भी उसका केस डिसमिस हो जाएगा ऑन द ग्राउंड्स कि ये लीगल ऑब्लिगेशन इंटेंशन थी ही नहीं कि यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती, इसलिए ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे। क्या बात समझ आ रही है? सो हम यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये एसेंशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। क्या बात समझ आ गई? और हमने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इन्हीं डिटेल एलिमेंट्स को डिस्कस करना है, इनके इफ एंड बट्स डिस्कस करने हैं। अच्छा अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, एक्सेप्शंस देखेंगे बहुत सी चीज़ों की। ठीक है, सो हमारा चैप्टर 2 में ये 2 एरियाज कवर हो रहे होंगे, ऑफर और एक्सेप्टेंस के। कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ये हमारे चैप्टर 3 में कवर हो रहे होंगे। चैप्टर 4 में हम ज़रा थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे, कॉन्सेंट की बात करेंगे। तो वो ये एलिमेंट्स के चैप्टर्स हैं। क्या मेरी बात समझ आई है? बहुत सी बातें ऐसी होंगी लगेंगी यार ये आउटडेटेड सी हैं, लेकिन मजबूरी है, पास तो करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पहले पूछ लो। जी क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर छुट्टी कीजिए। कोई क्वेश्चन समझ भी आया? देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, ये हम लोगों ने ये सारा, हाँ जी, यहाँ तक पढ़ लिया है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। लॉ की रीडिंग मैं खुद करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी टर्म्स होती हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कहें कि घर से पढ़ाना ये वाला, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे पूरी बुक जितनी भी है वो 100% मैं रीड करा के भेजूंगा। हाँ, एग्जाम्पल्स मैं यहीं पे पढ़वाऊंगा, जो केस स्टडीज़ हैं छोटी छोटी सी, वो आप खुद पढ़ेंगे यहाँ बैठ के। मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ कोई प्रॉब्लम है। इस क्लास में एक रिक्वेस्ट है, एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया कि कोई क्वेश्चन पूछते हुए शर्मिंदा नहीं होगा। सपोज 3 एग्जाम्पल्स हैं, बहुत आसान सी एग्जाम्पल है, लेकिन किसी बच्चे को नहीं समझ आई तो उसने फ्री जोन के साथ पूछना है, फ्री ऑफ स्टेट ऑफ माइंड के साथ, कि कोई क्या सोचेगा, बाहर में जाए क्या सोचेगा, आप पूछो। ठीक है, सो क्वेश्चंस मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे पढ़ने के लिए दूंगा, क्योंकि आपके पीपे पे थोड़ा सा जोर डलना चाहिए। वहीं बंद रख करके रखोगे तो फिर एग्जामिनर बजाएगा, उससे बेहतर है कि मैं ही थोड़ा पीपा हला चला लूँ। तो इसलिए क्लास का एटमॉस्फेयर ऐसा रखिएगा जिसमें हम लोग फ्रीली क्वेश्चंस पूछ सकें। ठीक है जी, अल्लाह ताला सबको साइन करते हैं जी। बिल्कुल, यस, टेक्निकली यस, लेकिन वो अदर सिविल लॉज में। जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? मैंने बोला तो अदर सिविल लॉज में आता है, एम्बेड में जाता है। ठीक है, और कुछ क्या क्या देखना, फिर सारी उम्र कुंवारे मरोगे।